तो आज शुरू हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। ये भी हेडिंग डालो। रिनाइसेंस, एनलाइटमेंट एंड औद्योगिक क्रांति। ठीक है। तो रिनाइसेंस का मतलब है, क्या मतलब है, किसी को मालूम है रिनाइसेंस का मतलब? रिनाइसेंस का मतलब किसी को मालूम है? रिनाइसेंस, री मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा, फिर से। और नॉनसेंस का मतलब नाइसेंस है। तो ये तो नहीं मालूम है। देखो, नवजागरण, पुनर्जागरण या फिर रीबर्थ। ठीक है ना। उसको फिर हमारी जो कोई चीज है, कोई धरोहर है, उसको फिर से क्या करना, उसका पुनर्जनरेशन करना। ठीक है ना। तो रिनाइसेंस का मतलब समझ गया है। एनलाइटनमेंट का क्या होता है? देखो, ये एनलाइटनमेंट का मतलब वो दो दो अलग था, जिसमें त्रिकाल दर्शन बताया था। ठीक है ना। दूरदृष्टि होना, मतलब सामने का आप देख सको, एनलाइटनमेंट। ठीक है। दूरदृष्टि त्रिकाल दर्शन मैंने पता था कि जो व्यक्ति अपना, जैसे बुद्धा हो गए और जितने ईसा मसीह हो गए, मोहम्मद हो गए साहब, तो ये सब नहीं कि पास्ट फ्यूचर सब देख सकते थे, मतलब त्रिकाल दर्शी। ठीक है ना। लेकिन एनलाइटमेंट इसमें क्या मतलब है विश्व हिस्ट्री में? ज्ञान का उदय। क्या है ज्ञान? मतलब ये तर्क, ज्ञान, इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च और अपना जीवन जियोगे। ठीक है ना। आज जो मोबाइल है हमारे पास में, वो इसी की वजह से है। अगर ये नहीं होता तो आज भी हम पत्थर फोड़ के आग निकाल रहे होते। ठीक है। तो रिनाइसेंस समझ गया। और क्या है बाकी तो? हाँ, और इसका ये भी है, ह्यूमैनिटी कुड बी इम्प्रूव थ्रू रैशनल चेंज। समझ रहे हो? ह्यूमैनिटी कैन कैन बी इम्प्रूव। अगर हमको इंसानियत को क्या करना है, विकास करना है, तो थ्रू द रैशनल चेंज। रैशनल मतलब रैशनल चेंज, रैशनल वर्ड तो पढ़ा ही होगा। तो नंबर हो गया सर, रैशनल ही वाला। अच्छा, सर्च करो आप रैशनल का मतलब, बताओ तो सही। सिर्फ रैशनल करना, रैशनलिज्म जाना, वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। रैशनल का वर्ड देखो सिर्फ, रैशनल, समझ जाएगा आपको रैशनल। समझदार है ना। एक समझदारी का अगर आप चेंज लाओगे दिमाग में, तो आप क्या है, ह्यूमैनिटी का विकास कर सकते हो। सही समझ गया अभी? अब सारे सारे वर्ड के मीनिंग समझ गया अभी आपको, है ना? ठीक है ना। तो कैसा जब चैप्टर शुरू होगा तो तब मजा आएगा ना, सारे वर्ड के मतलब पता हो तो। कट तो ही रहा ना, कट नहीं रहा ना। विद द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन द 5th सेंचुरी, 5वीं सदी में रोमन एम्पायर फॉल हो गया। रोमन एम्पायर कहाँ था? आज कौन सा देश है वो? अरे कौन सा देश है वो आज? कल सर्च करके आना, ठीक है? नहीं, कल सर्च करके आना। कॉमन एरा द सेंटर ऑफ ग्रीक। ठीक है ना। क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ ग्रीक है एंड द रोमन लर्निंग शिफ्टेड टू बाइजेंटीन एम्पायर। ठीक है। तो बाइजेंटीन एम्पायर किससे रिलेटेड है? रोमन एम्पायर से। ठीक है ना। इससे रिलेटेड है। ये खत्म हो गया। ये क्या बोल रहा है सेंटेंस? ये खत्म हो गया। और उदय किसका हुआ? इसका हुआ। और उसकी जो बहुत सारी चीजें हैं वो 70, 60, 40% बाइजेंटियन ने ले ली। सही है। मतलब ये सेकंड रोमन अंपायर है। जैसे वो नहीं कि चोला कभी डूबे कभी ऊपर आए, पांड्या कभी डूबे, वैसा वाला। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सेंटर ऑफ ग्रीक। ग्रीक देश तो पता ही होगा, चलो, ग्रीस, ग्रीक है ना। नहीं, ग्रीस नहीं, सॉरी, ग्रीक है ना। हाँ। तो सेंटर ऑफ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग, मतलब रोमन के पास से जो भी रोमन एम्पायर जो पढ़ा लिखा है, कुछ भी जो ज्ञान है, कला है, संस्कृति, लिटरेचर, वो सब किसको चला गया? बाइजेंटियन को। क्योंकि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया, लेकिन मैं तो खत्म हो गया की बात कर रहा था ना। ठीक है। तो द बाइजेंटियन एम्पायर, ऑल्सो नोन एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, सक्सेसफुली प्रिजर्व। मतलब बाइजेंटियन क्या बोल रहा है? ईस्टर्न साइड में, कभी इधर होगा तो ईस्टर्न साइड में चला गया वो, है ना। उसका मतलब वेस्टर्न में वो होगा, क्या होगा? रोमन एम्पायर। मतलब कौन सा? कल ही बताना आप, ठीक है, वो कौन सा देश है। तो फिर वो इधर चला गया, शिफ्ट हो गया, कौन से ईस्टर्न साइड में। इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलते हैं। और वो कैसे हुआ कि भाई बहुत सारी जब लड़ाई होती है, ठीक है ना, इन्वेडर्स आते हैं, तो
धीरे धीरे संस्कृति खत्म होती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं पलायन या फिर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्व द क्लासिकल एंटिक्विटी कल्चर मीन्स, एंटिक्विटी क्या होता है? एंटिक, एंटिक बोलते हैं ना, एंटिक पीस, ये मेरा एंटिक, तो एंटिक्विटी का मतलब, हाँ मतलब देखो इसमें इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्लासिकल तो पता ही है आपको। देखो क्लासिक को हम पुराना नहीं बोलते, क्लासिक को हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया चीज, पुरानी है लेकिन बढ़िया चीज है, क्लासिक है ना। इसका मतलब है प्राचीन कालीन, पुरातन, इसका मतलब है एंटिक्विटी का मतलब दोनों का मतलब मिला के, दोनों का मतलब मिला के, ठीक है ना। और क्लासिकल का क्या मतलब है? शास्त्रीय या फिर श्रेष्ठ। मैंने बोला ना पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है, तो श्रेष्ठ हम बोलते हैं क्लासिकल डांस, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं? शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं, ठीक है ना। वैसा मीनिंग समझ गया ना पूरा, कि भाई ये जो कल्चर को क्या किया, किसने प्रिजर्व किया? किसने? ईस्टर्न ने प्रिजर्व किया। किसका प्रिजर्व किया? रोमन एम्पायर का। ये अभी इसलिए कंफ्यूज कर रहा था कि बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इन्होंने प्रिजर्व करके रखा उसको, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप सफर्ड फ्रॉम द लैक ऑफ साइंटिफिक, मतलब जो खत्म हो गया। वेस्टर्न कौन सा है? जो, हाँ जो खत्म हो गया, तो वो किससे सफर कर रहा था? लैक ऑफ साइंटिफिक, मतलब ज्ञान की कमी थी, ठीक है ना। साइंटिफिक नहीं, ज्ञान नहीं, साइंटिफिक क्या बोलेंगे? विज्ञान की कमी थी, ज्ञान अलग है, विज्ञान। एंड कल्चरल एडवांसमेंट, मतलब अपना जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उसमें एडवांस विकास नहीं कर पाया उसका, ठीक है। विच कन्फर्ट द पीरियड, वो पीरियड जो बोलता है 5th से 14th सेंचुरी, उसको वो बोला डार्क एजेस। इस टाइम में जो है ना वो डिक्लाइन हो रहे थे, कल्चरल विकास नहीं हो रहा था और विज्ञान की कमी हो रही थी, ठीक है ना। तो ये 5th से 14th सेंचुरी को क्या बोला गया? बीच का पीरियड काला युग, ठीक है ना। डार्क एज का देख लो। फ्रांसिस्को पेट्रार्का, नोन एज पेट्रार्च, एन इटालियन स्कॉलर, ठीक है। कौन है? एक इटली का स्कॉलर है, 14th सेंचुरी का, जस्ट एंड में, जस्ट एंड में, है ना। देख लो फर्स्ट पॉइंट, और इसमें पता भी चलेगा आपको कि एंड में कैसे आया, मतलब ये यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी, क्यों नहीं लिखा है? आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा चैप्टर जब पढ़ोगे धीरे, है ना। समझ रहे हो ना कि 14 कैसे क्या मैच कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट द टर्म डार्क एजेस एज ही वॉज डिसमेड, डिसमेड मतलब हतोत्साहित, दुख या डर लगना। क्या बोल रहा है? उसको डर था। देखो पॉइंट द डार्क एजेस, इट ही वाज डिसमिस्ड एट द लैक ऑफ गुड लिटरेचर इन द वेस्टर्न यूरोप। उसको किसका भय था, किसका डर था? कि एक अच्छा साहित्य वेस्टर्न यूरोप में नहीं था, क्योंकि वो सफर कर रहा था ना उससे, उसके पास नहीं था। वो हर टाइम जब धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना, तो एक उसमें विकास होना चाहिए, किसी भाषा में विकास होता है। इंग्लिश देख लो, इंग्लिश में कौन सा एक वर्ड है, हाँ फूल, फूल मतलब क्या होता है? बेवकूफ। फूल मतलब होता था बहुत अच्छा, आज से 150 साल पहले, 150 भी नहीं तो 100 साल पहले। फूल का मतलब होता था तुम बहुत बढ़िया हो, और आज मतलब क्या है? तो विकास हुआ, हुआ ना, विकास हुआ ना उसमें। उसने उसके लिए अलग वर्ड दिया, इसके लिए अलग वर्ड दिया। क्या हो रहा होगा? कॉन्ट्रेरी हो रहा होंगे वर्ड। फूल का मतलब बेवकूफ भी आ रहा था, अच्छा भी आ रहा था, तो उसके लिए फिर अलग वर्ड दिया उसने, क्या है? क्लेवर, वाइस, है ये वर्ड्स है ना, ठीक है। तो उसको डर किस, भय क्या लग रहा था कि देखो यार ये जो डार्क एज है उसमें देखो अच्छा साहित्य ही नहीं मिला। साहित्य अच्छा होगा तो भाषा बढ़ेगी, भाषा में विकास होता है, ठीक है ना। अलग अलग उपन्यास लिखे जाएंगे, ग्रंथ लिखे जाएंगे, शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर क्या लगता है 14 के बाद में होगा कि पहले होगा? कॉमन सेंस यूज करो, बस कॉमन सेंस, ठीक है। वही बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस यूज करो। तो इन द वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन के फॉल होने के बाद में देखो देखा कि भाई इसके पास तो कोई अच्छा साहित्य था ही नहीं, ठीक है। फिर हिज ऑब्जर्वेशन वाज लार्जली बेस्ड ऑन द डीजनरेशन ऑफ क्लासिकल ईरा विजडम। क्या बोल रहा है? कि उसका जो मेन जो उसका परीक्षण था, जो एक्सपेरिमेंट या परीक्षण या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, चीज को देखने का, तो वो किसके ऊपर था कि कैसे ये खत्म हुआ। जो उनका शास्त्रीय क्लासिकल जो सबसे अच्छा श्रेष्ठ, वो कैसे क्या उसका खत्म होने लगा, डीजनरेशन। डीजनरेशन मतलब पता है ना, कैसे कैसे डिप्लीशन होने लगा, कैसे कैसे उसमें कमी आते गई, ठीक है ना।
which was characterized with cultural advancement and both Roman and Greek knowledge had provided the world with the contribution to art, science, philosophy, architecture and political system. तो देखो क्या बोल रहा है, जो ग्रीक और रोमन एम्पायर है, आप इनको देखोगे आज घर में जाके देखना तो एकदम पास पास दिखेंगे. ग्रीक मतलब एथेंस है ना, एथेंस वर्ड आता है कि उसका ग्रीक के साथ. सबसे पहला ओलंपिक गेम एथेंस में खेला गया था ऐसे, ठीक है. तो ये पास पास में देखेंगे तो इनके नॉलेज से देखो, इनकी कंट्रीब्यूशन से क्या मिला उनको, आर्ट में कला मिला उनकी तरफ से, ठीक है ना. क्या कला मिली वो शायद ये घुंघरालू बाल बुद्धिस्ट के उनकी है क्या, नहीं नहीं होंगे, लेकिन उनका आर्ट था क्या उनका, उनकी तरफ से आया ना सर, क्योंकि वैसी मूर्ति नहीं कि अफगानिस्तान की तरफ भी मिलती है, शुरुआत वहीं से हो जाती है, इधर नहीं मिलेगी. तो फिलोसफी, ठीक है ना, दार्शनिक, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र समझता है सर क्या होता है, फिलोसफी मतलब क्या होता है, लेकिन क्या होता है फिलोसफी, मतलब क्या है, सिर्फ वर्ड का मतलब से मतलब पता है, मतलब देखो हिंदी में बता रहा हूँ, दर्शन शास्त्र बोलते हैं. हिंदी से आप मतलब निकाल सकते हो उसका, हाँ क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, देखो समझ लो मैंने अपनी लाइफ जी ली, तो लाइफ में जी मैंने समझ लो अपने जीवन के 50 साल जी लिए, और मेरे जीवन में नहीं क्या बहुत कुछ अलग काम किए. तो दर्शन शास्त्र मतलब मेरा दर्शन, मैंने क्या अनुभव किया वो मैं अपना दर्शन, मेरी फिलोसफी, मेरा दर्शन, ठीक है ना, मेरे कैरेक्टर का ये सब उसमें मैंने, मेरी सोच क्या है दुनिया के लिए. आप समझेंगे, मतलब सिर्फ वर्ड मत पढ़ो, सबके मीनिंग निकालो, ठीक है ना. तो साइंस दिया, फिलोसफी दिया, आर्किटेक्चर तो पता ही है, पॉलिटिकल सिस्टम भी दिया, ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. In addition, the Dark Ages were characterized with the overwhelming authority of the रोमन कैथोलिक चर्च. अब देखो इसमें क्या है, डार्क एज, इसकी विशेषता क्या है डार्क एज की, कि यहाँ पे डोमिनेशन किसका था, चर्च का. कैथोलिक का मतलब क्या है, कैथोलिक, कैथोलिक होता है मतलब कि बहुत ही पुराना शायद, या फिर एकदम कठोर, मतलब एक्सट्रीम, वो क्रिश्चियनिटी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करते हैं. मतलब कैसा है, कॉपरनिकस है शायद, मेरे ख्याल से कॉपरनिकस है, उसने बोला कि दुनिया गोल है, और बाइबल में लिखी चप्पी है, 5 में टांग दिया भाई साहब को. तो इतना एक्सट्रीमिज्म कि वो नहीं सुनना चाह रहे, तो कैथोलिक, ठीक है. और फिर क्या है, नहीं ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है, ओवर विथ ओवरवेलमिंग अथॉरिटी ऑफ द, ओवरवेलमिंग मतलब दमनकारी, दबाती थी किसको, वहां के टाइम के लोगों को अपना दबाव था, दबाती थी. और फ्यूडलिज्म का है वही सामंतवाद और ये सब, ठीक है ना, जागीरदार, ठीक है. However, between 18th to 20th century, scholar restricted the application of the Dark Ages term to 5th to 10th century. देखो क्या बोल रहा है वो, कि उनका बोलना है कि भाई 18 to 20th century जो स्कॉलर थे वो क्या बोल रहे हैं कि डार्क एजेस में जो 5th to 10th सेंचुरी है ये सही नहीं है, ठीक है ना. या तो 5th से 14 है या फिर 5th से 10, मतलब उनके जो झगड़ा है, क्या बोलना चाह रहे हो, तकरार है, कि मतलब ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना. सम इवन ऑल टुगेदर रिजेक्ट द, क्या बोल रहे हैं कि डार्क एजेस की जो थियरी है वही गलत है, ऐसा था ही नहीं कुछ. तो वो ऐसा छुपा के क्या कर रहे हैं, अपनी नाकामयाबी को मतलब कैसे छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज में उस टाइम में है, ऐसे उनका कपड़े पहनने का भी सही ये नहीं था. जो अपना जो ये आया था एलेक्जेंडर आया था, पूरे कपड़े नहीं थे बदन पे, थोड़ा सा एक कपड़ा इधर था ऐसा, तो ये मतलब ऐसे जीते थे वो. कपड़ा पहनना भी इंडिया ने सिखाया, तो इसलिए वो जो वीडियो मैंने भेजा, शेयर किया लिंक, उसमें पूरा बता रहा है कि कैसे कपड़ा सिखा, पहनना बताया इंडिया ने उनको. ठीक है, आप देख लेना वीडियो. However, with the capture of Constantinople in 1453 by the Ottoman Turk, तो कॉन्स्टेंटिनोपल कौन है, क्या लगता है ये कौन होगा, राजा है, किस जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, क्या लगता है ना, राजा लगता है नाम से, लेकिन राजा नहीं है. कैपिटल नहीं, तो मैडम ने बोला ना कि वो राजा का नाम है.
तो मैडम तो राजा का नाम बोली ना। देखो हाँ, ये इन्हें सही बोला कि कैप्चर ऑफ जब वर्ड जुड़ रहा है तो राजा को क्या कैप्चर करेगा। हाँ, तो ये है कैपिटल ऑफ रोमन अम्पायर। ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, क्या है कैपिटल ऑफ 1453 में बाय द ओटोमन टर्क्स, ठीक है ना। टर्क्स मतलब समझ लो ये कौन सा वर्ड होगा, टर्किश ओटोमन साम्राज्य। द बाइजेंटाइन ग्रीक स्कॉलर वर कंपेल्ड टू माइग्रेट टू रोम, तो उनको फिर ये होने के बाद में रोम की तरफ माइग्रेट होना पड़ा, ठीक है ना। बाइजेंटाइन ग्रीक स्कॉलर का बोलना है ऐसे माइग्रेट रोम को होना, ठीक है रोम। दस रोम विटनेस द रिवाइवल ऑफ द, अब देखो रोम की तरफ चले गए लोग भाग के, तो फिर देखो वो किसका एक ये बना चश्मगाह, क्या बोलते हैं उसको, चश्मगाह बना रिवाइवल ऑफ ग्रीक। रिवाइवल मतलब फिर से, वो नहीं वो टॉनिक आती रिवाइवल, फिर से एनर्जी को फिर से वापस लाना, ठीक है ना। एंड द रोमन हेरिटेज, ग्रीक और रोमन की, हाँ उनकी, विच ब्रॉड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी इन द फोर फ्रंट, ठीक है ना। तो इससे हमें मतलब एक मिलती है कि हम उससे मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से ये रिवाइवल हुआ होगा, ठीक है। देयर बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, फिर वहाँ से क्या है, साइंस आया, आर्ट आया, आर्किटेक्चर आया, स्कल्पचर्स आया। स्कल्पचर समझ गए ना अभी क्या होता है, पेंटिंग, लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड रिलीजियन, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। Further, the emergence of the city-state like Florence and Venice served as a patronage. Patronage का मतलब बता दिया था, संरक्षण करते हैं। ये दोनों जगह बनी संरक्षण किसके लिए, इनके लिए, ठीक है ना। ये सब ऊपर जो लिखा है तो सेंटर, नहीं हेरिटेज मतलब पुरातत्व स्थल, वही है क्या? नहीं सर, वो तो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, विरासत, विरासत, ठीक है। देखो ये सेंटर किसकी वजह, रेफ्यूजी जो है, जो मतलब यहाँ से भाग के गए, ठीक है ना, जब वहाँ पे अधिकार कर लिया तो यहाँ पे भाग के गए बेजेंटाइन ग्रीक स्कॉलर, कहाँ पे, ये दो सिटी में, फ्लोरेंस और वेनिस। तो दिस पेवर्ड वे फॉर द रिनाइसेंस, तो ये इसने दिशा किसको दी, पुनर्जागरण, अपनी सभ्यता को फिर से खड़ा करना, अपनी कला संस्कृति को फिर से खड़ा करना, अपने साइंस को फिर से खड़ा करना, अपने रिलीजन को फिर से खड़ा करना, तो समझ रहे, रिवाइवल, समझ रहे, इसका मतलब तो बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो टर्म रिनाइसेंस लिटरली मींस रीबर्थ और रिवाइवल, ठीक है। इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इट रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप। तो ये जो जमाना है ये क्या बताता है हमको कि कैसे चेंजेस हुए यूरोप में, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द मिडिवल एंड द मॉडर्न। मिडिवल से जब मॉडर्न में जा रहे थे तो कैसे कैसे चेंजेस देखने मिले, ठीक है, भयानक चेंजेस देखने मिले ना आपको, देखने मिलते हैं, ठीक है। साइंस के क्षेत्र में देख लो, हर 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 जगह में। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, साहित्य में उसका पुनर्जागरण हुआ, आर्ट में हुआ। ऑन द इंटेलेक्चुअल साइड, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, हाँ, तार्किक, चिंतक, चिंता करके मतलब उसके, और बौद्धिक मतलब कि साइंटिफिकली आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना, स्मार्ट तरीका, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल का, ठीक है ना। तो इस साइड से हमने इसको देखा, ऑन ग्रेको रोमन नॉलेज, ठीक है ना। ग्रेको मतलब वही है, ग्रीक, और रोमन नॉलेज। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू द साइंटिफिक इन्वेंशन। अब इसकी जो अंतरात्मा है, मतलब इस पुनर्जागरण की जो अंतरात्मा है, ठीक है ना, इससे ये किसकी तरफ रास्ता लेके गए हम ना, साइंटिफिक इन्वेंशन, धड़ाधड़ इन्वेंशन हुए, देख लो आप, अभी तक जितने इन्वेंशन इसमें हुए थे, टेलीफोन से लेके, हवाई जहाज से लेके, जो भी कुछ आया, कंप्यूटर ही बन गए थे, और टेलीफोन भी बन गया था, ठीक है ना, टेलीफोन बन गया था ना। अरे ये मेडिवल से जो मॉडर्न में आ रहे थे, जेसी बोस, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, यही नाम है ना, इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। आप वो वीडियो देखो घर जाके, ठीक है, ठीक है, उसका चुरा के वो दूसरे ने बोला, जो आप वो उसका नाम ले रहे ग्राम बेल, चोर है वो, लिखा है वहां पे, सबको पता चल गया, चोर, चोट्टा, कंप्लीट चोट्टा पर्सन, चुरा लिया भाई साहब ने। और न्यूज़पेपर में भी आया लंदन के कि जेसी बोस ने एक्सपेरिमेंट किया और इतने से इतने दूर वहां पे संदेश गया।
देख लेना, वीडियो देखना कर जाके। हाँ, नहीं अभी नहीं। पॉलिटिकली दिस पीरियड विटनेस द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है ना। इसने किसका खात्मा कर दिया? जागीरदार प्रथा का, ठीक है ना। मेरी जागीर है, आप बस काम करो वहां पे, ठीक है। एंड इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट, नेशन वाइज स्टेट बनने लगे, ठीक है ना। छोटे छोटे जो स्टेट है उनके देश बनने लगे। द स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब स्पिरिट तो मतलब मालूम है आपको क्या होता है स्पिरिट मतलब? देखो स्पिरिट का मतलब भावना भी होता है, आपकी एक आत्मा भी बोल सकते हैं, और एक आपकी पर्सनल या प्राइवेट, ऐसा, ठीक है। तो लेकिन इंडिविजुअलिज्म का, देखो इंडिविजुअल क्या होता है कि वी आर सिटिंग हियर इंडिविजुअली ऑन द इंडिविजुअल चेयर, इंडिपेंडेंट चेयर। लेकिन इंडिविजुअलिज्म उसकी बात मानना, देखो व्यक्तिवाद मतलब कि मेरे विचार क्या कहते हैं, मैंने दुनिया को किस एंगल से देखा है ना, आपने किस एंगल से देखा, तो वो होता है इंडिविजुअल व्यक्तिवाद। ऑल अबाउट, अभी देखो इसका मीनिंग बता रहा हूँ, ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है? ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ध्यान, अच्छा ठीक है। इट इज बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट एवरी पर्सन इज यूनिक, सच है बात। हम भले ही नहीं क्या सेम मार्क ले ले कुछ भी कर, लेकिन अलग है ना, हमारे विचार अलग है हर चीज को लेकर। एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है। गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर इन इंडिविजुअल अफेयर्स, इसकी डेफिनेशन में आता है ये कि गवर्नमेंट ने आज ही मॉडर्न, मतलब मॉडर्न थीम है आज की कि गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना। व्यक्ति के खुद के, मतलब उसको समझ लो कोई गे है, क्या है, एलजीबीटी कम्युनिटी, तो उसके पर्सनल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको जो करना है करने देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वो जैसे प्रोस्टिट्यूशन का भी है, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि आप लीगल है, लेकिन ये मत करो कि रास्ते पे खड़े होके आ जा रहे हैं चिकने, वैसा नहीं, 500 रुपया तो ये नहीं, एक्चुअल बोला है सर, वर्डिंग है उनकी कि ऐसा मत करो कि रास्ते पे खड़े होके आ जा रहे हैं, क्योंकि एक समाज नहीं अच्छा लगता है ना। आप प्राइवेटली करो लेकिन ऐसा मत करो, ठीक है ना। 10 किलोमीटर तो हाँ, ये भी है कि जहाँ, नहीं नहीं वो तो एक जगह का हो जाता है, लेकिन जगह के भी नहीं दे रहा है वो बोल रहा है आप अपने घर में करो, ऐसा बोल रहा है घर में करो। कहा लीगल बंद है ना, वो तो उसने जो कमिश्नर है यहाँ का, उसने क्या बोला कि ये सेंटर जो है ना, उसके कारण 10 किलोमीटर भी नहीं, बहुत पास में शायद स्कूल है, 3 स्कूल है, हॉस्पिटल है। हाँ, और अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो बोले अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा ये बोला। लेकिन ये अलग है, वो गवर्नमेंट ये तो नहीं बोल रही कि 10 किलोमीटर, वो बोल रही है कि आप कोई आप में से कोई गया है उस रोड के सामने से? हाँ, तो मैं कई बार गया, तो नहीं क्या ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं तो वही तो, वो नहीं क्या ये गलत है, वो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही गलत है, ऐसे ऐसे मत करो। अच्छा रियल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म बिगेन टू डोमिनेट इन द सोशल स्फीयर, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटी था आपको समझ में आ गया, बिगेन टू डोमिनेट, तो वो किसको डोमिनेशन करने लगी? इंसानियत डोमिनेशन करने लगी सोशल स्फीयर को, जो समाज जिस तरह से चल रहा था, यहाँ पे समाज किस तरह कोर्ट चर्च के हिसाब से चल रहा है। चर्च बोल रहा है दुनिया गोल, तो नहीं सॉरी, दुनिया चपटी तो चपटी। वो बोल रहा है कि आप जमीन से नहीं क्या कोयला मत निकालो इट्स जनरेट करने के लिए। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सूर्य क्या हो रहा है, हाँ वो बोलता है पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, लेकिन भाई अरे यार, अब जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, साइंटिफिक हम नहीं करेंगे, तब तो हमको असलियत नहीं पता चलेगी भाई। तो वो ये ऊपर हावी होने लगा उसके सोशल स्पेयर के, जो जस्ट चल रहा। द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द रिफॉर्मेशन, ठीक है ना। देखो इसमें कितने अच्छे वर्ड आ गए, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, जो धार्मिक जो मान्यता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। चेंज कैसे किसको होने लगी? साइंटिफिक, जैसे इन्वेंशन हो गया तो चेंज हो जाएगा। और क्या सिंबल, ये क्या हो गया, प्रतीक बन गया किसका? रिफॉर्मेशन का, मतलब कि रिनाइसेंस का, जो पुनर्जागरण और जागरण का जो एक दौर चला, उसका एक प्रतीक बन गया ये साइंटिफिक चीज है, ऑब्जर्वेशन करना। भाई मैं खुद ऑब्जर्व करके देखूंगा ये चीज कैसी है, ठीक है। तो द रिनाइसेंस वाज मेनली अ कंसिक्वेंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म, ठीक है ना। आप लोगों को गुलाम बना रहे हो, है ना, आप अपने हिसाब से चला रहे हो, तो इसको क्या किया, इसको कम किया गया।
तो ये उसका रिजल्ट है, किसका? रेनेसेंस का। एंड इज लार्जली मार्क बाय द थ्री फीचर, तीन विशेषता आती है इसमें। कौन सी है? इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है ना, मानवता का उदय। फिर क्या है? बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस, सही है ना, साइंटिफिक चीजें आने लग गई। एक होता है मॉडर्न साइंस, मतलब मॉडर्न साइंस में क्या सब कुछ नया है ना। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हो, आप रिपल्शन की बात कर रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल की, बहुत सारी चीजें। एंड द एडवेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन इन द रिलीजन, ठीक है ना। एडवेंट मतलब एडवेंट, हाँ एक मतलब उसको खोज करना, ठीक है ना। और इसमें रिफॉर्मेशन तो पता ही है, ठीक है ना, रिलीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वॉज द एमरजेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मानवता का उदय हो जाना, कि आप एक दूसरे इंसान को मानव समझे, ठीक है। और मानव समझे मतलब क्या हो गया फिर? इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब आएंगे ना फिर साथ में। which was in fact the trigger for the other features and also for the numerous other development। तो इसके ट्रिगर से क्या हुआ कि बहुत सारी और भी चीजें निकल के आई और विकास की तरफ चल पड़े, ठीक है ना। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब उसी का नतीजा है। रिनाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमनिज्म, बाय द 14th सेंचुरी ह्यूमनिज्म गेन मोमेंटम इन इटली, जोर पकड़ लिया मानवता को, ठीक है ना। which possessed the idea that man was the center of his own universe। क्या बोल रहा है? the idea that man was the center of own universe, वो ही मध्य में है हर चीज के यहाँ पे। एंड पीपल शुड एम्ब्रेस ह्यूमन अचीवमेंट इन एजुकेशन, हमें क्या करना चाहिए? उसको बढ़ोतरी करनी चाहिए। कहाँ पे? एजुकेशन में, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम बोलेंगे ना कि हम सेंटर में, क्योंकि देखो इंसान, देखो हम क्या है, अभी क्या नाम था उसका, हमारा ब्रह्मांड है, सॉरी हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है। उसमें हम अभी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं हम? ये पूरे वर्ल्ड में के एनर्जी को, तो सोलार की एनर्जी को कितना कंट्रोल करते हैं? सोलार से जो एनर्जी हमारे दुनिया में पड़ती है तो कितना कंट्रोल करते हैं? कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर, 1% 2%। तो उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। कहते हैं कि जो बाकी गैलेक्सी है जहाँ पे इसको भेजा गया है, ठीक है ना, तो कई टाइप की सिविलाइजेशन होती है। एक सिविलाइजेशन होती है जो हम इस सोलर सिस्टम की 5 या 3% कुछ यूज़ कर रहे हैं। एक अलग रहेगी जो सौर एनर्जी को पूरा 100% करेगी। फिर अगली एक सिविलाइजेशन ऐसी रहती है जो पूरे जो अपने सोलर सिस्टम है उसकी एनर्जी को पूरा कंट्रोल करेगी। कंट्रोल करने का मतलब क्या? अपने यूज में लाना, है ना। हाँ और उसके बाद में पूरे फिर गैलेक्सी की करने वाली एक अलग सिविलाइजेशन, मतलब इसमें नंबर है, हम सबसे नीचे हैं, हम सबसे टाइप है इसमें सबसे नीचे है। ऐसी सिविलाइजेशन होती है, एग्जिस्ट करती है, बोलते जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को यूज कर सके। इसके लिए यूज करने के लिए मशीन रहेगी, कुछ ना कुछ तरीके रहेंगे, समझ रहे ना मतलब। तो हाँ, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, क्लासिकल आर्ट्स, ठीक है ना, ये तो बता दिया मैंने मीनिंग सही से। लिटरेचर एंड साइंस, ठीक है। तो ये इसको हमने एम्ब्रेस करना चाहिए, तो क्या वर्ड है, इसको हमने प्रोत्साहन देना चाहिए, सही है। फर्दर इन 1450 द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय द जॉन गुटेनबर्ग, तो इन्वेंशन किसका हो गया? प्रिंटिंग प्रेस का। अलाउड फॉर द इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, है ना। हर कोई घर में पेपर आ जाता है, अपन पढ़ते आ जाता है, ये हुआ कल, अच्छा फैक्ट्री में आग लगी, अच्छा 2 लोगों को पीटा, ठीक है ना। थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप है प्रिंटिंग प्रेस जैसी निकली तो पूरे कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। फॉर आइडियाज टू स्प्रेड मोर क्विकली, ठीक है ना, कोई भी आइडिया है, किसी चीज़ को फैलाना है आपको तो जल्दी फैलता था। बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक पब्लिश बाय द गुटेनबर्ग, सबसे पहली बुक जो प्रिंट की वो कौन सी थी? बाइबल, धर्म ग्रंथ, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली आइडियाज ऑफ अर्ली ह्यूमनिस्ट ऑथर्स, जो मानवतावादी जो लेखक थे, ठीक है ना, जो चिंतनकार थे या और भी वर्ड से थिंकर्स, सच एज फ्रांसिस्को पेट्राच एंड जियोवैनी बोकासियो, ठीक है ना, विच प्रमोटेड द रिन्यूअल ऑफ ट्रेडिशनल ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड वैल्यूज। देखो ये किसकी बात कर रहे हैं कि ग्रीक और रोमन कल्चर जो है, ठीक है ना, जो उनके कस्टम थे, रीति रिवाज थे, सभ्यता थी, उसको हमको फिर से क्या करना है? जीवित करना। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ये दिया, क्या बोलते हैं अपना, समर्थन दिया। किस कैसे समर्थन दिया होगा?
अपने विचारों को लिख के बुक पब्लिश करके, ठीक है ना। देखो वर प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मासेस, आ गया ना, प्रिंटेड किया और अपनी भावना को, तो ये किसमें क्या आ गया, इंडिविजुअलिस्टिक आ गई, क्यों अपने विचार उसने दिए कि हमको इसको फिर से रिजनरेट करना चाहिए। ऑल्सो मैनी स्कॉलर्स एंड बिलीव दैट द मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म मतलब मर्केंटिलिज्म, वर्ड को तोड़ लो, लगे तो वर्ड को तोड़ लो, वर्ड को तोड़ लो ना, मर्केंटिलिज्म वर्ड को तोड़ लो, बाकी सेंटेंस पढ़ के भी नहीं समझेगा उसका भी नहीं। मर्केंटिलिज्म को तोड़ लो ना वर्ड, पहला वर्ड क्या बनता है, क्या पहला वर्ड क्या बनेगा मोहन सर, तोड़ लिए तो, मर्केंट नहीं सर, मर्चेंट बोलो ना सर, आप प्रॉपर वर्ड बोला करो, मर्चेंट बोलो, मर्चेंट भले ही मर्केंट नहीं, कभी मर्चेंट ही हो, वाणिज्यवाद। एन इकोनॉमिक पॉलिसी, एक इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज द इंपोर्ट फॉर एन इकोनॉमी। कॉमर्स क्या होता है कि हम अपना इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, एंड इम्पैक्टेड कल्चर इन यूरोप, जो कल्चर था वहाँ का, ठीक है ना, फिर उससे क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, हाँ इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी ढेर सारी, इनोवेशन करने पड़ेंगे। आप बकवास मटेरियल वही हर साल देते रहोगे नहीं ना, तो सामने वाले बोलेगा यार कुछ नया दे, बैटरी नहीं दे, रैम बढ़ा, स्टोरेज बढ़ा, रहेगा ना, ठीक है ना। एंड सेट द स्टेज फॉर द रिनाइजेंस, पुनर्जागरण के ऊपर। अब पुनर्जागरण वही तो है ना, सब चीज़ें जुड़ी हुई है। हम अगर अपने, जैसे अगर मैं कोई एक फोटो बना के बढ़िया अच्छी नक्काशी करके भेज रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो बोलेगा यार हर साल तो यही भेजता कुछ और, तो वो पप पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, थर्मोकोल पेंटिंग, मेटी कढ़ाई, पता नहीं क्या ढेर 100 पेंटिंग है ऐसी, तो 100 पेंटिंग ऐसी, वुडन के ऊपर कार्विंग, स्टोन के ऊपर कार्विंग, अलग अलग, एक वो सोप वाला एक मटेरियल था, आया था ना सोप, साबुन जैसा मटेरियल स्मूथ वैसा, तो इनके ऊपर पूरी नक्काशी। तो एक क्या होगा इससे, आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ना, तो पुनर्जागरण लेना है, समझ रहे हो, जो आपके पास है उसमें इंप्रूव करना। चलो हो जाएगा।